हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th फिजिक्स में एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। चलिए इस चैप्टर को करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आते हैं। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बड़ा सिंपल सा है, आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है। और ये क्या होता है कि अगर आपके पास इस यूनिवर्स की बात करें तो हर एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और उन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो सपोज हम इसमें लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास सपोज एक ये मास है, ठीक है, और एक यहाँ पे मास है। इन दोनों का सेम मास भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो हम लेट कर लेते हैं आर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। दोनों मास हैं, एक मास हमारे पास m1, एक मास हमारे पास m2, एक r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। लेट द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जो इनके सेंटर्स के बीच में हमारे पास डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हमारे पास हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसके लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा दैट इज कैपिटल जी। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं, सिंपल भाषा में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह देते हैं। कैपिटल जी नीचे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी हमारे पास हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू परमानेंट रहेगी। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये इसके ऐसे यूनिट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, इसकी वैल्यू है वो भी आपको याद रखनी है। तो अगर इस कैपिटल जी की आप डेफिनेशन यहाँ पे बनाना चाहिए, कैपिटल जी क्या होगा, तो हम लेट करते हैं एक कि सपोज हमारे पास दोनों पार्टिकल का मास जो है सपोज वो 1 हो गया, ठीक है, एंड द लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो 1। तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं दोनों और दोनों का मास जो है वो भी यूनिट हो गया। अगर ऐसा करें तो हमारे पास जो F है दैट विल इक्वल टू G और वी कैन से कि हमारे पास G जो है वो F के इक्वल जो है वो आ गया। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअल में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से डिफाइन हो सकता है। that universal gravitational constant is equal to force of gravitation between two unit masses placed at a unit distance। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कब हो सकता है, मतलब एक अंदाजा है हमारा कि अगर हम दो मास लें, दोनों मास की वैल्यू 1 हो जाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 हो जाए, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। कैपिटल जी यही होगा, जी इक्वल्स टू एफ हमारे पास जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट है केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। अब केपलर ने एक किसी भी प्लैनेट के मोशन को कंसीडर करने के लिए कि जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका पाथ किस तरह से होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या टर्म्स होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए केपलर ने 3 लॉज दिए हैं। उनको केपलर लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास केपलर का फर्स्ट लॉ आता है, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्बिट की मोशन से, सॉरी, ऑर्बिट की शेप से रिलेटेड है कि जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका ऑर्बिट की शेप का होता है। ये केपलर ने आइडिया जो है हमारे पास दिया था। तो केपलर का आइडिया ये था कि जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनका कोई सर्कुलर पाथ नहीं होता है, उनका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है। एक एलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड जो है जितने भी हमारे पास प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं। तो अगर एलिप्टिकल पाथ होगा तो सन भी तो कहां पे होना चाहिए ना, सन की पोजीशन क्या होगी उसके बारे में भी बताया। तो हम अगर इसकी शेप लें, सबसे पहले हम यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट लेते हैं सपोज। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में जितने भी हमारे पास कह लो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक नहीं, सबका अपना अलग अलग ऑर्बिट जो है वो है, हमें पता है इस चीज का, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है, सपोज हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लैनेट है, ठीक है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सन जो है वो कहाँ पे होगा, सन जो है यहाँ पे नहीं है, मतलब बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। यहाँ पे सन की जो हमारे पास पोजीशन होती है
सन की पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट इज एट वन ऑफ द फोकाई। जो फोकाई है दैट इज द प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस वर्ड होता है, उसका प्लूरल जो है वो फोकाई होता है। तो इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे, मतलब दो फोकस होते हैं एक एलिप्टिकल के, तो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे है जो हमारे पास सन होता है। किसी प्लानट के लिए हो सकता है, ये प्लानट ये है तो फोकस होता है यहाँ पे, सपोज ये हो गया हमारे पास सन, ठीक है। किसी प्लानट के लिए सन का फोकस, मतलब सन यहाँ पे हो सकता है, इस फोकस पे हो सकता है। किसी दूसरे प्लानट के लिए, सपोज ये कोई प्लानट है पी डैश, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल पाथ में, तो उसका जो हमारे पास फोकस होगा वो सपोज हमारे पास इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो दो फोकस हैं एक एलिप्टिकल पाथ के, तो सन जो है वो किसी भी फोकस पे हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस प्लैनेट की बात हो रही है, किसके लिए यहां हो सकता है, किसी के लिए दूसरी जगह हो सकता है। ये हमारे पास केपलर का फर्स्ट लॉ है जो ऑर्बिटल की शेप से रिलेटेड है, इस वजह से इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट हमारे पास बोला जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एरिया। अब लॉ ऑफ एरिया सेकेंड लॉ भी होता है, और इसका सिंपल जो एक शॉर्ट फॉर्म होती है वो ये होती है दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी हमारे पास होती है एरिया अपॉन टाइम। एरिया अपॉन टाइम को ही एरियल वेलोसिटी बोला जाता है। तो उसके लिए याद क्या रखना है आपको, सपोज हमारे पास कोई भी एक प्लैनेट है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक एलिप्टिकल पाथ में, इस तरह से, ठीक है। ये एलिप्टिकल पाथ है, तो इसमें प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द डिटेल डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ एरिया या केपलर सेकंड लॉ के क्या होता है, देखो जो छोटी डेफिनेशन है वो तो भी मैंने बता दी, लेकिन जो डिटेल डेफिनेशन वो ये कहती है कि सपोज आपके पास सन है यहाँ, ठीक है, आपके पास ये प्लैनेट की कोई पोजीशन है, तो अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें, रेडियस वेक्टर उसको बोला गया, एक लाइन ज्वाइन करें बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ये प्लैनेट है पी डैश, ये हमारे पास जो है वो उसका सन जो है यहाँ पे आ गया, दिस इज प्लैनेट पी डैश, ये हमारे पास सन आ गया। तो रेडियस वेक्टर सपोज एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये लाइन जो है वो ट्रेस पाथ करते 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 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे इस लाइन को जो है इसे ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद आफ्टर कई समय के बाद, मतलब कह लो 6 मंथ बाद या 4 मंथ बाद, प्लानेट जो है वो रिवॉल्व करते करते सपोज यहाँ पे आ गया, अगर अर्थ की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, सपोज ये कोई और उसकी पोजीशन होगी, ये पी डैश था, सपोज ये पी डबल डैश हो गया, ये हमारे पास P1 पोजीशन होगी, तो रेडियस वेक्टर यहाँ पे ये आ गया, दिस इज द रेडियस वेक्टर। आफ्टर अगेन सम टाइम जो पार्टिकल है वो रिवॉल्व करते करते सपोज यहाँ पे आ गया, ये P2 पोजीशन होगी, इसी यहाँ पे रेडियस वेक्टर ये आ गया हमारे पास। तो रेडियस वेक्टर अगर आप ध्यान से देखें इस इमेज में, तो एक जगह रेडियस वेक्टर छोटा है और दूसरी पोजीशन पे जाके रेडियस वेक्टर जो है वो बड़ा हो जाता है। तो जब ये रेडियस वेक्टर यहां से घूम के स्वीप करते करते यहाँ पे आया, तो उसने ये एक एरिया ट्रेस किया। दूसरी तरफ जब यहां से स्वीप करते करते इधर गया, तो उसने ये एरिया ट्रेस किया, ठीक है। तो देखने में रेडियस वेक्टर जो है वो शॉर्ट और बिग है यहाँ पे, मतलब एक लेंथ ज्यादा है और एक लेंथ जो है वो कम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या ऐसा होना चाहिए कि एक जगह उसका एरिया कम होना चाहिए, एक जगह उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, हो सकता है। लेकिन जो केपलर ने लॉ दिया है वो ये कहता है दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। उसका मतलब ये होता है दैट डी ए बाई डी टी, dA1 by dt1 फॉर दिस पोर्शन, ठीक है। और सपोज इस पोर्शन के लिए dA2 by dt2, इस पोर्शन के लिए, तो इन दोनों पोर्शन के लिए जो एरिया अपॉन टाइम होगा दैट विल रिमेन सेम। मतलब आपके पास ये होना चाहिए दैट dA1 अपॉन dt1 इक्वल्स टू dA2 अपॉन dt2। dA हो गया जितना एरिया यहाँ पे ट्रेस हुआ है dA1, dA2 हो गया जितने एरिया यहाँ पे ट्रेस हुआ है, और dt1 वो टाइम हो गया जो इतने एरिया को ट्रेस होने में लगा, और d2 टाइम वो हो गया जो इतने एरिया को ट्रेस होने में लगा। तो एरिया अपॉन टाइम कहने का मतलब एरिया अपॉन टाइम की जो वैल्यू इस पोजीशन पे आएगी, सपोज ये वैल्यू 2 है, उतनी ही वैल्यू इस पोजीशन पे जाएगी, ये वैल्यू भी 2 होगी। इसका मतलब एरिया वेलोसिटी विल रिमेन सेम। जितना एरिया और टाइम की रेशो फर्स्ट पार्ट के लिए आई है, उतना एरिया और टाइम की रेशो दूसरे पार्ट के लिए आपके पास आ जाएगी। यह है केपलर सेकंड लॉ। आफ्टर दैट केपलर थर्ड लॉ, ये बड़ा इजी है, इट इज रिलेटेड विद द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन। जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको अपना चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम लेना होता है। जैसे अर्थ का रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है हमें पता है 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड निकालना चाहें तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
उसके लिए अगेन हम एक एलिप्टिकल पाथ लेते हैं सपोज, ठीक है। अब अगर इस एलिप्टिकल पाथ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इस एलिप्टिकल पाथ की दो तरह की एक्सिस होती है, एक ये एक्सिस होती है और एक ये एक्सिस होती है। ये जो एक्सिस ज्यादा पार्ट कवर कर रही है एलिप्स का उसको मेजर एक्सिस बोला जाता है, ये हमारे पास है मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो कम पार्ट ट्रेवल करती है ये होती है माइनर एक्सिस। सपोज मेजर एक्सिस का जो हाफ है वो आपको इसमें लेना है। मेजर एक्सिस का हाफ होने का मतलब कि आपको जो डिस्टेंस लेना है वो यहां से और यहां से ये डिस्टेंस आपको लेना है, मेजर एक्सिस का हाफ लेना है। सपोज इसकी वैल्यू आपके पास आ गई स्मॉल आर। देन द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी स्क्वायर of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis. T square is directly proportional to r cube. जो t square है वो r cube के directly proportional होगा। ये केपलर थर्ड लॉ है। यहाँ पे कैपिटल T टाइम पीरियड है और स्मॉल r हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है जी। उसके बाद केपलर सेकंड लॉ का प्रूव करते हैं और केपलर सेकंड लॉ का प्रूव करने के लिए आपने एक जो पॉइंट है वो अपने माइंड में रखना है। वो ये होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक रोटेशनल मोशन में होता है या एक रेवोल्यूशन में होता है, रिवॉल्व कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम p होता है जो हमने लीनियर मोशन में देखा था। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक रोटेशनल मोशन में होता है या सर्कुलर मोशन में कह लो या रेवोल्यूशन में करता है तो उस तरह के पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या है वो इसके अंदर आपके पास आना है, वो पहले उसको मैं बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। और जैसे लीनियर मोमेंटम होता है उस तरह का ही हमारे पास इसमें जो है वो आ जाता है। तो एल इक्वल्स टू हमारे पास आता है पी यानी कि लीनियर मोमेंटम इनटू आर, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला आता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इस तरह से इसको लिखा जाता है। इसमें एल एंगुलर मोमेंटम है, पी जो है वो लीनियर मोमेंटम है और आर हमारे पास डिस्टेंस होता है। जो डिस्टेंस आर वो है क्या अभी देखते हैं। केपलर सेकंड लॉ का प्रूव करना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट जो रहेगी वो कैसे रहेगी, हमने एरिया अपॉन टाइम लेना, आपने ये याद रखना है। उसके लिए हम एक यहाँ पे पाथ लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक यहाँ पे ले लेते हैं दोबारा से पाथ, ठीक है। ये आपके पास आ गया एलिप्टिकल पाथ, ठीक है जी। इस एलिप्टिकल पाथ का जो एक आपके पास यहाँ पे कह लो यूज वो यही है कि इस एलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट जो है वो सपोज सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो आपने इसमें लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेते हैं सपोज कोई भी प्लैनेट है वो यहाँ पे और सन जो है सपोज यहाँ पे, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन, ये हमारे पास हो गया प्लैनेट। अब सन और प्लैनेट के बीच में कोई एक रेडियस वेक्टर होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। सपोज ये रेडियस वेक्टर हमारे पास हो गया आर वेक्टर, जो मैंने अभी बताया था, अभी आपको पता चलेगा। ये प्लैनेट रिवॉल्व करते करते आफ्टर सम टाइम सपोज इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर जो है उसके वो रेडियस वेक्टर बदल गया क्योंकि पोजीशन बदल गई है प्लैनेट की। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, सपोज इसको हम लेट कर सकते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लें तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक ये ट्रेवल हुआ है, सपोज लेट इट दिस इज डी आर वेक्टर, ठीक है। तो जो प्लैनेट की पोजीशन है बदल गई, जो ये वाली पोजीशन है इसको आप ले सकते हैं दैट दिस पोजीशन इज आर प्लस डी आर, बदल गई ना। पहले पोजीशन पी पे थी, वो प्लैनेट रिवॉल्व करके जब ये पी डैश पे आ गया तो रेडियस वेक्टर की पोजीशन हमारे पास जो है वो बदल गई, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, हमें याद क्या रखना है, ये जो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल नजर आ रही है, इस ट्रायंगल का एरिया ले लो आप और वहीं से सारा काम जो है वो हो जाना है। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो देखिए ये एरिया लेना है आपने डी ए और एक ट्रायंगल का एरिया आपके पास होता है, जनरल फॉर्मूला आपने यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर इंटू डी आर वेक्टर। आपके पास ट्रायंगल में नजर आ रहा है बेस इंटू हाइट, ये आपने ले लिया, दोनों तरफ आप टाइम से डिवाइड कर दो, डी ए बाई डी टी हो जाएगा इधर, और इधर भी आपने ऐसे ही करना है और यहां पे टाइम डिवाइड करेंगे हम डी आर वेक्टर से। नाउ दिस डी आर बाई डी टी जो इधर हमारे पास आया है दैट कैन बी इक्वल टू वेलोसिटी, ये आपके पास वेलोसिटी हो गया। अब इस वेलोसिटी से आपने एंगुलर मोमेंटम पे जाना है और आपने ये एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट जो है वो याद रखना है, ठीक है। जो मैंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है या कंजर्व रहता है, जैसे p कांस्टेंट है वैसे ही l कांस्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम। यहां से इसको बदल दे, इस r वेक्टर को आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है जी।
इंटू इस पी वेक्टर को आप लिख देंगे, सॉरी वी वेक्टर लिख देंगे पी बाई एम। लीनियर फॉर्मूला मतलब ये जो लीनियर मोमेंटम होता है उसकी वेलोसिटी होती है। लीनियर मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है, पी इक्वल्स टू एम वी। लीनियर मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपने डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू कन्वर्ट कर देना, ऊपर मैंने लिखा था हाफ और आर क्रॉस पी जो है दैट एल हो जाएगा, ऊपर मैंने अभी लिखा था। तो यहां से आपको डी ए बाई डी टी जो है वो निकालना है, ठीक है। अभी मैंने बोला था जो एल है वो कांस्टेंट होता है और किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसमें एल भी कांस्टेंट आ गया आपके पास, एम भी कांस्टेंट आ गया, हाफ भी कांस्टेंट आ गया। अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं देन डी ए बाई डी टी विच इज एरिया अपॉन टाइम दैट इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। और एरिया अपॉन टाइम हमारे पास होता है एरियल वेलोसिटी। ये केपलर सेकंड लॉ का ही प्रूफ है बेटा कि एरियल वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रहती है, डी ए बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है जी। ये है आपके पास केपलर सेकंड लॉ का प्रूफ। अब है केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ में सिंपल है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आपने लेना है। सेम डायग्राम जो आपने यहाँ पे बनाया था सेम डायग्राम का आप यूज जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सेम डायग्राम जो केपलर सेकंड लॉ में बना है वो आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे सपोज आपने ले लिया वैसे एलिप्टिकल पाथ ले लिया, यहाँ पे आपने सन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लैनेट है, सपोज सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया, सपोज हमारे पास आर। यहाँ पे एक स्मॉल एम हो गया विच इज द मास ऑफ एनी प्लैनेट, यहाँ पे कैपिटल एम हो गया विच इज द मास ऑफ सन। दोनों के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फोर्स आप ले लें, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम सॉरी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इस इक्वेशन को लेट कर ले वन। आल्सो हमारे पास क्या होता है, अब कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है विच इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहीं पे इसको ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये होता है देखो, आपने जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर पाथ चाहिए होता है, ये सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, ठीक है जी। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो हमने निकालना है। उसके लिए मतलब ले लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हमने ले लिया, इन दोनों को अब हम इक्वल पुट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी से सेंट्रीपिटल फोर्स मिला एफ इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन दोनों को आपने इक्वल पुट कर देना है। लेकिन देखो हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट है हमारे पास ये होना चाहिए, देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के लिए जो जो टर्म्स मैंने यूज करनी है उसको आपने ध्यान से देखना है। देखो v की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पे आर ओमेगा, ओमेगा से हम टाइम पीरियड में जाएंगे। ओमेगा आपके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, v होता है लीनियर वेलोसिटी। तो एक आर नीचे कैंसिल हो गया था तो एक आर बचेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर। हाँ ये जो स्मॉल एम है ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आपके पास अकेला आर जो है वो आ गया। तो एक एम से एक एम हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ये जो यहाँ पे ओमेगा का भी स्केयर होना है तो यहाँ पे ओमेगा की जगह यूज करेंगे टाइम पीरियड का, एक रिलेशन होता है ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ दैट इज 2 पाई बाई टी। ये मैंने ओमेगा की जगह यूज किया है। इसका स्क्वायर ये आर जो है नीचे आ जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहीं से आप आगे चले 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी एम अपॉन आर क्यूब। तो यहीं से एक रिलेशन बन जाएगा, देखिए आपके सामने टी स्क्वायर आपने एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ आपके पास आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम साथ में आ गया इंटू आर क्यूब। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया ये सारे का सारा कांस्टेंट है, इसके अंदर 4 पाई भी कांस्टेंट है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कैपिटल एम मास ऑफ सन है विच इज आल्सो कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमने कांस्टेंट हटा के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे लगा दिया है। तो ये केपलर थर्ड लॉ का आपके पास प्रूव हो जाता है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। आपके पास स्मॉल जी हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फॉल होता है फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो सर्टेन हाइट से उसके ऊपर फॉल होने पे उसके अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो दैट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो आपने वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ली है। तो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। आपने दोनों के बीच में जो है वो एक रिलेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम
अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अर्थ जो है वो स्फीयर है, ठीक है, और अर्थ का ये आपके पास बेटा सेंटर हो गया। अर्थ का जो रेडियस है वो आपने लेना है कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर होता है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, यूज होती है 6400 किलोमीटर। अगर आपको मीटर में लेना हो तो इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है, मतलब ऐसे यूनिट में हो गया, और आप अगर चाहो तो इसको किलोमीटर में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपने किस तरह यूज करना। अर्थ होगी यहाँ पे, इसका मास कैपिटल एम हो गया, ठीक है। इसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, सपोज हम हैं या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो स्मॉल एम हो गया। अब अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें तो दोनों के बीच में एक सिंपल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कैपिटल एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को ले लेते हैं मन। आल्सो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, देखो ये जो फोर्स है ये पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हो सकता है, पूरी यूनिवर्स में, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमें जिनका नोन है अभी तक, हमें जिनका पता है, जैसे मून का पता है, हमें मार्स का पता है, हमें यहाँ पे अर्थ का है, अर्थ के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है कि कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि किसी भी मास का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये उस मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है उसका बेटा, एफ इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन होगी, आपने इन दोनों को इक्वेट कर देना और आपके पास रिलेशन बन जाना है। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वेट करें एम जी इक्वल्स टू कैपिटल जी के साथ, ये रिलेशन यूज करें यहाँ पे, स्मॉल एम आपके पास कैंसिल हो गया, ये रिलेशन बना बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी का आपके पास ये रिलेशन बन गया जो आगे यूज होगा, तो आपने इसको देखना है। अब है बेटा जी की वेरिएशन। ग्रेविटी अर्थ के ऊपर हमें पता है स्मॉल जी की वैल्यू जो ग्रेविटी अर्थ के ऊपर होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस से बेटा हाइट पे चले जाते हैं, या अर्थ के सरफेस से हम डेप्थ पे चले जाते हैं, नीचे जमीन में चले जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमने देखना है, ठीक है जी। उसके लिए अब एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, सपोज सबसे पहले वही देखते हैं कि अगर हाइट पे अगर जाएंगे तो क्या होगा। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं अर्थ का, ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब इसका जो रेडियस है वो आपके पास कैपिटल आर होता है, ये अर्थ का हमारे पास हो गया सेंटर, अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो जी है। हम एक हाइट पे चले जाते हैं, सपोज यहां पे चलेंगे, ये जो हाइट है अर्थ के सरफेस से सपोज होगी हमारे पास h, और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी मैंने ले ली जी डैश, अर्थ का मास है कैपिटल एम, ठीक है। सपोज ये जो पॉइंट है इसको आप लेट कर लो, कोई ए पॉइंट लेट कर लो, ऊपर वाले को कोई आप बी पॉइंट जो है वो लेट कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, या आपके पास बी पॉइंट हो गया, ठीक है। इन दोनों पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। हमारे पास ये होता है दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये है जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ए पॉइंट मैंने ले लिया बेटा इसको यहाँ पे आल्सो। उसके बाद हम बी पॉइंट पे चले गए, हाइट पे चले गए, तो जी भी आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो आपके पास है बेटा वो आपने ध्यान से लेना है, दैट विल बी आर प्लस एच। अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। अर्थ के सेंटर से बी पॉइंट का डिस्टेंस आर प्लस एच हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड कर, डिवाइडिंग 2/1, जी भी आ गया डिवाइडेड बाय जी ए आ गया, और जो आपके पास कैंसिल होने वाली टर्म है उनको आपने कैंसिल कर देना है, ये आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जी बी की वैल्यू पहले आई नहीं है, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, जी ए की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो इनवर्स में चली जाएगी, आर स्क्वायर आपके पास ऊपर हो जाएगा, नीचे आपके पास जी एम आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो ये बनेगा आपके पास आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आगे इसको सॉल्व करना है, अब ऐसे नहीं कि आप इसको यहां से स्क्वायर कैंसिल कर दे बेटा, ऐसे नहीं होगा। जी बी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट ए हाइट, और जी ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। अब यहां से आप ऐसा करें, ऊपर आर स्क्वायर आपके पास है, नीचे आप आर कॉमन ले लें। जब आप इसमें से आर कॉमन लेंगे, जब वो आएगा ना ब्रैकेट के बाहर विद स्क्वायर आएगा, कॉमन लेने का मतलब अंदर वाली दोनों टर्म को आर से डिवाइड कर दो, आर को आर से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, एच को आर से डिवाइड करेंगे एच बाय आर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इस तरह से कैंसिल हो गया।
1 प्लस एच बाई आर आप ऐसे लिख दें और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब यहां पे हमने एक सिंपल सा काम करना है, जी बी अपॉन जी ए करना है। 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम सिंपल होती है, बस आप याद रखें उसको कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 होनी चाहिए और सेकेंड टर्म होती है कि आपने पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो है पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 माइनस 2h बाई आर, ये आपको याद रखना है। लेकिन बेटा ये जो रिलेशन है ये इनकम्प्लीट है, वो इस वजह से है क्योंकि इस रिलेशन में हम हायर पावर को निग्लेक्ट करते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो काफी एक्सटेंड होती है, डिपेंड करता है आप कहां तक उसको किस टर्म तक निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम के हायर ऑर्डर जो होता है, हायर पावर होती है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो इस ऑल ओवर रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट बहुत कम डालती है। ठीक है, और हाँ कह लो यहाँ ये कह लो कि ये रिलेशन आपके पास तब वैलिड होता है जब आपके पास h जो है वो r से बहुत ज्यादा कम है, तब ये रिलेशन आपके पास वैलिड है। तो आपने याद रखना है ये रिलेशन तब वैलिड है जब आपके पास h r से कम है। और ये हमारे पास एंड का एक्सप्रेशन आ जाता है कि अगर आप एक ग्रेविटी का इफेक्ट देखना चाहते हैं हाइट के साथ क्या होगा, ये आपके पास उसका रिलेशन बन जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह पे, जी डैश जी बी को जी डैश लिख दिया, जी ए को जी लिख दिया, तो 1 माइनस 2h बाय आर आ जाता है। बात वही है, g is acceleration due to gravity on the surface of earth and g dash is acceleration due to gravity at a height h above the surface of earth। ठीक है जी। उसके बाद बेटा बात आती है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ये जो हाइट के साथ वेरिएशन है ये मतलब अगर देखें तो हाइट पे हम जाते हैं तो ग्रेविटी के अंदर डिक्रीज आता है। ठीक है, डेप्थ पे देखते हैं, अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए भी एक्सप्रेशन जो है वो निकाल देते हैं। तो सपोज ये यहां पे हम बात करते हैं अर्थ की। ठीक है जी, अब अर्थ सपोज उसका रेडियस एक और इसके अंदर सर्कल ले लेते हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने दो सर्कल क्यों लिए यहां पे, ये दोनों अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सरफेस की। ठीक है, ये सरफेस, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। ठीक है, हम अर्थ की डेप्थ पे चले गए। सबसे पहले आपने याद रखना है ये अर्थ का सेंटर था हमारे पास O, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास है कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हम अर्थ के नीचे चले गए एक डेप्थ पे, सपोज ये D आ। ठीक है, अब जो नीचे वाला मैं छोटा पार्ट कंसीडर कर रहा हूं वो क्या है, ध्यान से समझना बेटा इस बात को। नीचे वाले पार्ट का जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है मेरे पास वो बनेगा R माइनस टी, ये बनेगा R माइनस टी, क्योंकि टोटल R था, D में से ये टोटल R था, उसमें से D जो है वो मैंने माइनस कर दिया, R माइनस टी बना। ये है क्या बेटा, आप ये समझो कि आप जब अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं तो आपके लिए पूरी अर्थ मैटर कर रही है। आप डी डेप्थ पे चले जाते हैं तो डी डेप्थ पे जाने के बाद आपके ऊपर वाली जो अर्थ है वो मैटर नहीं करेगी, आप उस मास के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपकी ग्रेविटी उस मास के ऊपर डिपेंड करेगी जिस जो मास आपके पैरों के नीचे है। यू कैन से जो ऊपर वाला मास है वो सारे का सारा मास काउंट नहीं होगा। तो अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो सारा मास, डी डेप्थ पे चले गए तो उसके नीचे वाला मास, यानी कि एक छोटी अर्थ नीचे समझ लो आ गई आपके पैरों के नीचे, और उस अर्थ का जो रेडियस है वो आपके पास R माइनस टी है। तो यहाँ पे ना बेटा जो चेंज आना वो ये है कि आपने ना मास जो है वो देखना है। देखो जब हाइट की बात कर रहे हैं उसमें मास का कोई इफेक्ट नहीं है, हाइट पे वही मास लेना है आपको, चाहे आप कम हाइट पे है चाहे आप ज्यादा हाइट पे है, अर्थ का वही मास आएगा। लेकिन जब आप डेप्थ पे चले जाएंगे तो ये डिपेंड करेगा आप कितनी डेप्थ पे गए, उसके हिसाब से जो मास है वो बदलेगा। तो यहाँ पे दो मास आपको लेने हैं। सबसे पहले सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं उसका मास कैसे आएगा, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4 बाई, अर्थ एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी आ गई रो, याद रखना है। और अगर एम डैश ले, जो सपोज अर्थ का मास तो कैपिटल एम हो गया, ये छोटी अर्थ है इसका मास एम डैश हो गया जो अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसका मास हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई, लेकिन रेडियस बेटा यहां ध्यान देना, रेडियस आपके पास R माइनस डी क्यूब, मतलब R माइनस डी रेडियस आ रहा है, ये ध्यान देना है क्योंकि नीचे वाली जो अर्थ है उसकी बात हो रही है। बस आपको अब ये दो वैल्यू लेने और इससे आपने एक्सप्रेशन कर देना है, जी एम अपॉन आर स्केयर हो गया अर्थ के सरफेस पे,
अगर डी डेप्थ पे चले जाते हैं वहां पे जी डैश आ जाएगा हमारे पास, जी एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे मास बेटा आपने एम डैश ले लेना और इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। पहले दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो कर देते हैं डिवाइडिंग 2/1, जी डैश को आपने ऊपर लेना है, जी वाली वैल्यू को नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे जी एम डैश आएगा अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और इनटू आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा दैट इज आर स्क्वायर अपॉन आपके पास आ जाएगा जी एम। ठीक है जी, बस इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जी से जी कैंसिल कर दो, एम डैश और एम डैश की वैल्यू पुट कर दो, एम और एम डैश की वैल्यू। तो एम डैश की वैल्यू सबसे पहले 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब और साथ में इधर आर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा डेंसिटी भी है बेटा साथ में, याद रखना है। नीचे इधर आर माइनस डी का स्क्वायर है, इसको पुट करें और एम की वैल्यू पुट कर दें, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, अब जो कैंसिल होने वाला देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। आर माइनस डी का स्क्वायर है तो 2 आर माइनस डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपके पास आर स्क्वायर है, नीचे 2 आर आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें जो रिलेशन बचेगा बेटा आपके पास, ऊपर बचेगा आर माइनस डी और नीचे बचेगा आपके पास आर। इसको कैंसिल आउट करने के बाद बस आपने इसमें दोनों तरफ जो है वो आर से डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों के नीचे आपके पास यहाँ पे दोनों के नीचे आर आ जाएगा, दोनों के नीचे आर आ जाएगा, दोनों से डिवाइड कर दो, बीच में माइनस आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर। और देखो इसका एक बड़ा स्पेशल केस हमारे पास आता है, अगर आप डिगिंग करते हुए खोदते हुए अर्थ को नीचे और अर्थ के सेंटर पे चले जाते हैं, आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच के आप इतनी डेप्थ पे चले गए विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, आप इतनी डेप्थ पे चले गए विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर ऐसा करेंगे तो देखिए ध्यान से बेटा, जी डैश माइनस जी इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो 0 हो जाती है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज 0। तो ये आपने जो है वो याद रखना। नेक्स्ट है बेटा अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है हमें ये पता है, जैसे अर्थ है, अर्थ एक मास है और इसके मास के पास जब कोई भी दूसरा मास आता है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ऐसा नहीं है कि वो इसके बिल्कुल पास होना चाहिए। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है यानी कि जिसमें उसका एक अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक पर्टिकुलर हाइट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि एक हाइट है, मतलब एक अर्थ के अराउंड एक पूरी की पूरी बाउंड्री है, अर्थ के अराउंड एक पूरा का पूरा दायरा है जिसके अंदर उसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो दायरा है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, जो किसी भी मास के अराउंड हो सकता है, मून के अराउंड भी हो सकता है, दूसरे प्लानिट के अराउंड भी हो सकता है, किसी भी मास के अराउंड का एक ऐसा दायरा जिसमें उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अट्रैक्ट करता है। वो मतलब पता कैसे चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, सपोज कोई पर्सन अर्थ के सरफेस के, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में एंटर करता है तो अर्थ उसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करता है, सॉरी मैं सरफेस बोल गया, एटमोस्फेयर में एंटर करता है तो अर्थ उसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा पूरा एक दायरा है, वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फील्ड है। लेकिन उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सपोज ये यहां पे लेते हैं, सबसे पहले ये अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ है, अर्थ के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं सपोज यहां पे बात करता हूं, यहां पे कोई एक मास पड़ा हुआ है m0, तो अर्थ इसके ऊपर अपना फोर्स जो है वो अप्लाई करेगी, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो ज्यादा है। अगर हम दूर ले जाएं इस मास को, जितना हम दूर चले जाएंगे इस कैपिटल एम अर्थ के मास से, उतना ज्यादा फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, फोर्स जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इससे दूर जाते हैं। मतलब ये है ग्रेविटेशनल फील्ड तो पूरे का पूरा है, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू है, फील्ड की वैल्यू है, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। ठीक है जी, तो वो आपने देखना है कि ये जो पॉइंट है जो आप मैंने अभी बोला कि फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया दायरा, और उस दायरे के अंदर जो फोर्स है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को आई से बेटा डिनोट करेंगे, एफ हो गया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नीचे हम लेते हैं वो मास जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे सपोज अब हमारे पास यहाँ पे एक मास है, ठीक है, अब ये मास यहाँ पे लाई कर रहा है, सपोज ये पॉइंट है,
ये मास यहाँ पे लाई कर रहा है, अर्थ के सरफेस से, सॉरी सेंटर से इसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ आर। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर कहीं, सरफेस पे नहीं है, ऊपर कहीं है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ का मास कैपिटल एम हो गया। अगर फोर्स की वैल्यू पुट करें तो एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होना चाहिए। ये मास पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, इस एम से इस एम को कैंसिल कर दे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया बेटा। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे, बिकॉज स्मॉल आर इज ए वेरिएबल डिस्टेंस, वो कहीं पे भी हो सकता है। अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम अर्थ के सरफेस पे लेके आ जाते हैं, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं बेटा, तो देखो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर हो गया। और जी एम अपॉन आर स्क्वेयर अभी हमने किया था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब ये है एट द सरफेस ऑफ अर्थ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो तीन टर्म है, ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। होता क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके जाते हैं, एक मास को किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके जाते हैं, ठीक है। उसके लिए फील्ड में लेके जाने के लिए जितना वर्कडन करना पड़ेगा, जितना वर्कडन करना पड़ेगा, क्योंकि आप फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे, वर्कडन होगा, तो जितना वर्कडन करना पड़ेगा उसी वर्कडन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें वर्कडन पर यूनिट मास लिया जाता है। आपने लेना क्या है, जो वर्कडन निकाला उसको, और जो मास आप लेके गए किसी दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में, उन दोनों को आपने डिवाइड करना है, वही आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। अभी करते हैं इसको, ठीक है। देखो ये ऐसी ही टेक्निक है, सपोज मून पे किसी पर्सन ने लैंड करना है अपनी स्पेसशिप लेके या कुछ, मतलब कोई भी कह लो, जैसे पीछे चंद्रयान की बात करते हैं, तो इस तरह से वहां पे लैंड करना है। तो लैंड करने के लिए कोई ना कोई यहाँ से वर्कडन उसके ऊपर हुआ है ना, और वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना, आप किस मास के पास जा रहे हैं, वहां पे ग्रेविटी कितनी है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कैसे करना है आपने, सबसे पहले सपोज यहाँ पे बेटा हम लेते हैं अर्थ, ठीक है जी। ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का रेडियस हमारे पास कैपिटल आर होता है, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड बेटा हम लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट। हमने क्या करना है, इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को उठाना है और उसको मूव करते लेके आके अर्थ के सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आना है। हम अर्थ की बात करते हैं, जिस पॉइंट पे लेके आना है बेटा वो आपके पास पॉइंट हो गया सपोज यहाँ पे P। उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से आपने ले लेना है स्मॉल आर, ठीक है, जहां पे आपने लेके आना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना है। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहीं है ए पॉइंट पे, और उसकी हमने बेटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेनी है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स इसमें आता है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने ले लेनी है dx फ्रॉम ए टू बी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड पॉइंट A इज x। अर्थ का मास हो गया कैपिटल M, ए पे जो मास हम लेके आ रहे हैं वो मास हो गया आपके पास स्मॉल m। तो आपने बेटा क्या करना है, वर्कडन निकालना है, और वर्कडन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्कडन हो गया आपके पास dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं, वर्कडन निकालते हैं। फोर्स वो लेना है इस टाइम पे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला है, बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, जब हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। ए पॉइंट पे आपने इसको जो है वो लेना है, ए पॉइंट जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा मैं साथ में ही कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा, ताकि यहाँ पता चल जाए। आपने डी डब्ल्यू ऐसे ले लेना है, जी एम एम आपके पास इस तरह से आगे x माइनस टू डी एक्स। इसका आपने इंटीग्रेशन करना है टोटल वर्कडन निकालने के लिए। इसमें जी कैपिटल M स्मॉल m बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x माइनस टू डी एक्स का। अब बेटा इसमें आपने ध्यान से देखना है, लिमिट लेनी है, आपने इन्फिनिटी से उठा के p पॉइंट पे लेके आना है, लेकिन लिमिट आपके पास dx यानी कि x वाली होनी चाहिए, डिस्टेंस वाली होनी चाहिए। तो लिमिट आएगी आपके पास इन्फिनिटी से r, ठीक है। बस इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास सपोज w हो गया टोटल वर्कडन, जी एम एम हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह से आएगा। हमें पता है पावर में 1 ऐड करते हैं, और 1 ऐड करने के बाद जो पावर बनती है उसे डिवाइड कर देते हैं।
लिमिट आ जाएगी आपके पास इन्फिनिटी से आर, तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस जी एम एम, इंटीग्रेशन हो गया आपके पास इसका, तो 1/x आ गया, लिमिट आ गई आपके पास इन्फिनिटी से आर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेटा लिमिट पुट कर देनी है, और लिमिट पुट करने का मेथड होता है अपर लिमिट x की अपर लिमिट विच इज r माइनस x की लोअर लिमिट विच इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो आपके पास ये वर्क डन कुछ इस तरह से आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर, लेकिन आपको निकालना है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है आपके पास वो आपके पास है v, और ये अभी मैंने बताया था वर्क डन पर यूनिट मास होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, जिस मास को आप लेके आ रहे हैं। तो v इक्वल्स टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, एक m पहले से यहाँ पे है, कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा आपके पास बचा माइनस जी एम अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को v से डिनोट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, ये वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये होगा वहां पे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है जी, मतलब किसी मास के आसपास। उसके बाद बेटा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन जो है वो सेम है बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है। ठीक है, डिफरेंस ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन आपने किया, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट मास। बस ये डिफरेंस है, जैसा डायग्राम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बना है सेम डायग्राम आएगा, लेकिन एंड में जाके आपको मास से डिवाइड नहीं करना, जो आपके पास बेटा वर्क डन आया। ठीक है, जो आपके पास वर्क डन आया जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन आर, इसी को ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, यानी कि कैपिटल यू से डिनोट करेंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर आ जाता है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्रेशन सेम आएगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है, अलग से कुछ नहीं करना। जो वर्क डन हुआ किसी ऑब्जेक्ट को एक ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके जाने के लिए, उसी वर्क डन को ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्केप वेलोसिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने ये देखा था एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से एक ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आते हैं, यहाँ पे उल्टा करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फिनिटी पे भेज देंगे, तो उसके लिए जितना वर्कडन करना पड़ेगा उसी वर्कडन से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और इसकी लिमिट भी इस हिसाब से हमारे पास उल्टी हो जाती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज अर्थ। ठीक है जी, अर्थ का हमारे पास सेंटर आ गया, सपोज ओ सेंटर है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जैसे रॉकेट होता है सपोज है ना, उसको हमने इन्फिनिटी पे भेज देना है, अर्थ के सरफेस से उठाया इन्फिनिटी पे भेज दिया। ठीक है, और उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, उस मास को हमने स्मॉल एम ले लिया, और सपोज इस टाइम पे वैसे जैसे स्मॉल वर्क डन लेते हैं, इस टाइम पे वो पड़ा हुआ है आपके पास ए पॉइंट पे। ठीक है जी, और इन दोनों के बीच में बेटा आपने डिस्टेंस ले लेना है स्मॉल आर, और ए से बी बेटा आपने, सॉरी ये एक्स है आपके पास, स्मॉल आर नहीं है, दिस एक्स, और ये बी पॉइंट ले लेना है। लेट द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज डी एक्स। स्मॉल एम को आपने भेजा अर्थ के सरफेस से, जैसे किसी रॉकेट को भेजते हैं, तो वर्कडन देखना है, उसी वर्कडन से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो सेम स्टार्ट करते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आपके पास एफ डी एक्स आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट, टोटल वर्क डन के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, x माइनस टू डी एक्स। ठीक है, ये वर्क डन आ गया आपके पास जी एम एम, उसके बाद x माइनस वन, अच्छा लिमिट नहीं ली बेटा, इसमें हमने लिमिट लेनी है, वो देख लेते हैं अभी। तो लिमिट आ गई आपके पास, देखो कैपिटल आर से इन्फिनिटी, ये लिमिट है क्योंकि अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी भी भेजना आपने। ठीक है जी, तो ये आपके पास नेक्स्ट, उसके बाद आ गया दिस इज 1/x, कैपिटल आर से इन्फिनिटी, लिमिट पुट करेंगे जी एम एम, अपर लिमिट 1/इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1/r, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/r लेंगे इसमें, तो जी एम एम डिवाइडेड बाय आर हो जाता है। अब इसी वर्क डन से आपको काइनेटिक एनर्जी मिली, तो आपने इस काइनेटिक एनर्जी, इस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट कर देना है। इस तरह से हमारे पास स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, लेकिन ये वेलोसिटी जो है दिस इज वीई, एसके वेलोसिटी। ठीक है, तो वीई स्क्वेयर जी एम बाय आर आ जाता है, v इक्वल्स टू रूट जी एम बाई आर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो जी एम की जगह जी आर स्क्वेयर, जो रिलेशन होता है बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी, वो भी पुट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 आना है आपके पास। दिस इज 2gm अपॉन आर। तो आपने जब रिलेशन लिया 2 जी आर स्क्वेयर होता है अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसल। एस्केप स्पीड आपके पास बनी बेटा √2 g r। दिस इज द एस्केप। एस्केप का मतलब है बचना। किससे बचना है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बचना है और इन्फिनिटी पे चले जाना है। जितनी वेलोसिटी चाहिए एक ऑब्जेक्ट को ऐसा करने के लिए, दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। जैसे कोई रॉकेट जाता है स्पेस में, उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, वो इस इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड क्या है? जैसे अगर हम एक टेक्निक देखें, पहले किस तरह से होता था कि यहां से एक रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को लेके गया स्पेस में, और स्पेस में एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो वहां से सैटेलाइट को रिलीज करता है। तो जितनी वेलोसिटी से एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिलीज किया जाता है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने निकालना है, बड़ा ही इजी सा है एक्सप्रेशन, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ होगी सपोज, अर्थ का ये आपके पास सेंटर हो गया, ओ कैपिटल एम मास हो गया। अब इसके अराउंड सपोज एक ऑर्बिट था, अर्थ का रेडियस तो बेटा हमारे पास होता है कैपिटल आर। तो इसके अराउंड कोई ऑर्बिट है सपोज यहाँ पे, ठीक है, उसकी हाइट बेटा हमारे पास ले ली हमने स्मॉल एच। इस ऑर्बिट में अब कोई सैटेलाइट है, ठीक है, इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में हमने लिखा था, लिया था, और इस ऑर्बिट में वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है सपोज वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब जितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा उतनी वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। अब ये बेटा जो टोटल डिस्टेंस है इसको आपने ले लेना है स्मॉल आर, अर्थ के सेंटर से उस हाइट पे जहां पे ऑर्बिट है, आर प्लस एच हो जाएगा। ऑर्बिट अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट का लिया जो एच हाइट पे ऑर्बिट है। एच हाइट तो अर्थ के सरफेस से होगी ना, और अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, टोटल को मैंने स्मॉल आर यहाँ पे ले लिया है। जो मास रिवॉल्व कर रहा है वो स्मॉल एम आ गया। ठीक है, तो अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, नीचे आपने स्मॉल आर ले लेना है। अब ये जो मास हमने भेजा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा इसको, इसी फोर्स से मिलेगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। अभी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसको मैं जीएम लिख गया, लेकिन ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। रिवॉल्व करने के इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको वी नोट ले लें आप। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, यहाँ पे दोनों से आप फ्रॉम 1 एंड 2 लें। 1 एंड 2 लेने के बाद बेटा आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक मास से स्मॉल एम ये कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया दिस इज वी नॉट स्क्वेयर इक्वल टू जी एम बाई आर। आप चाहें इसको रूट में भी ले सकते हैं, तो रूट में लेंगे वी नॉट इक्वल्स टू रूट जी एम अपॉन आर। स्मॉल आर की जगह अगर आप आर प्लस एच पुट कर दें और कुछ और चेंज करें, अभी रिलेशन था बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वहां से जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वेयर आ जाता है, तो ये रिलेशन भी बन जाता है। इसके बाद बेटा एक कॉमन सा इसमें एग्जांपल है कि एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत नजदीक ऑर्बिट कर रहा है, मान लो 500 किलोमीटर की हाइट पे, 100 किलोमीटर की हाइट पे, है ना, इतनी हाइट पे अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब वो हाइट है रेडियस के कंपैरिजन में, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अगर ऐसा कम है तो हम इस एक्सप्रेशन में जो ऊपर मैंने लिखा इसमें आप h को निगलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो फॉर्मूला बना दैट v नॉट विच इज अवर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट जी आर। ये उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात है जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के बहुत नजदीक जो है वो ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है जी, तो बेटा आज के लिए इतना ही है। आपके पास ये ग्रेविटेशन वाला यूनिट है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ओके जी, थैंक यू।